नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस मुसलसल इसराइल को शदीद जानी नुकसान पहुंचा रही है, जिसने इसराइल को फिलहाल हिला के रख दिया है। और अब फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो इस सतह के और कई ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, जिसमें शदीद जानी नुकसान जो है वो इसराइल को पहुंचाया जाएगा। ये फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आ रही है। इसके साथ ही ईरान ने यह कहा है कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और जरूरी नहीं कि ये एयरफोर्स आकर अटैक करे, यानी अमेरिका आकर बॉम्बिंग करे या इजराइल आकर बॉम्बिंग करे, उनके जहाज आए। ये दूसरी नौयत का भी हमला किया जा सकता है, जैसे यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया है, पहले ड्रोन्स अंदर ट्रांसफर किए। तो इस नौयत का, इस तरह का कोई हमला के यानी अंदर से कोई अटैक जो है वो करवाया जाए, पहले अपने जो रिसोर्सेज हैं वो ईरान के अंदर ट्रांसफर किए जाएं, क्योंकि इनकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी ईरान के अंदर ऑपरेट करता है और डिफरेंट इससे पहले भी ये अटैक्स ईरान के अंदर करते रहे। तो इस नौयत का यानी अंदर से कोई अटैक ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर करवाया जा सकता है, ये ईरान ने वाज़ेह किया है। और फ्रांस की पोर्ट्स के ऊपर जो असलहा पकड़ा गया और यूनियन वर्कर जो है वो खड़े हो गए, तो अब फ्रांस की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको स्टेटमेंट जारी करना पड़ी और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि किसी किस्म का असलहा यहां से नहीं गुजरेगा। और उन्होंने कहा कि फ्रांस से यह असलहा नहीं जा रहा था, ये किसी और मुल्क का था और जो भी है अब यहां से कोई असलहा नहीं जाएगा। ये फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस को स्टेटमेंट जारी करना पड़ गई है। तो ये लोगों का प्रेशर है। अब फ्रांस को क्या किसी इस्लामी मुल्क का प्रेशर है या उसका कोई खतरा है, तो ये उनके अपने लोग हैं जो निकले हुए हैं, जो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल एक जंग है, एक इंसानियत और शैतानी ताकतों की जंग है, वो जारी है। देखते हैं इसमें कौन फाते होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम वाज़ेह तौर पर ये देख रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तश्कील पा रहा है और हर दूसरे चौथे दिन कोई ऐसा वाकया हो रहा है जो इस नौयत का है और हम कंक्रीट एविडेंस देख सकते हैं कि वाकईतन दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है। और इसराइल का जो काम है वो पिछले वर्ल्ड ऑर्डर के नतीजे में आया था और उसकी जो बदमाशी है वो इसी वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से है जो अभी तक कायम है। अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो इसराइल की बदमाशी और इसराइल की एग्जिस्टेंस इस तरह से जारी नहीं रह सकती है। नाज़रीन, आप जरा देखिए कितने बड़े वाकयात हो रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन एशिया में आ रही है। यूरोपीय यूनियन से अनाउंसमेंट सामने आ रही है कि वो जापान आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के लीडर्स, और जापान के साथ वो सिक्योरिटी अलायंस बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने यह अनाउंस किया है कि वो 150 बिलियन यूरोस का सिक्योरिटी एग्रीमेंट कनाडा के साथ करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि पिछली सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर से पहले के अगर आप चले जाएं तो यूरोप है और यूरोप की प्रेजेंस जो है वो दुनिया के तमाम रीजन्स के अंदर है, वो पैसिफिक के अंदर है, वो साउथ ईस्ट एशिया में है, वहां पर उन्होंने कॉलोनीज बनाए हुए हैं। साउथ एशिया में बरतानिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका नहीं है, यूरोप मौजूद है। इसी तरह आप अफ्रीका के अंदर देख लें तो दुनिया के जो तमाम रीजन्स हैं वहां पर आपको यूरोप नजर आएगा, अमेरिका उस तरह से नजर नहीं आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि यूरोप जो है वो अमेरिका की सरपरस्ती कबूल कर लेता है। तो इन तमाम रीजन से ये जो कंट्रीज हैं, यहां की जो आप कह लें कि लीडरशिप है वो अमेरिका के हवाले कर देते हैं, ठीक है ना। जो अमेरिका पॉलिसी बनाएगा मिडिल ईस्ट के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, पैसिफिक के हवाले से, यूरोप उसी को फॉलो करेगा। ये सिक्योरिटी सेटअप है जो हमने देखा है पिछले 5-6 दहाइयों के अंदर। अब वो तब्दील हो रहा है और यूरोप जो है वो दोबारा से तमाम रीजन्स के साथ डायरेक्टली इंगेज कर रहा है, डायरेक्टली सिक्योरिटी अलायंसेस बना रहा है। जारी बात है, पिछली सदी की दुनिया मुख्तलिफ थी, जब उस वक्त वो आए तो एज अ कॉलोनाइजर आए। आज की दुनिया मुख्तलिफ है, तो बहरहाल वो डायरेक्टली सिक्योरिटी अलायंसेस बना रहे हैं और कनाडा के हवाले से ये भी बात चल रही है कि उसको भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना लिया जाए। तो ये वो चीज है जो सारी चीजों को बदल कर रख देगी। क्योंकि अच्छा, ग्लोबल ऑर्डर होता क्या, वो बेसिकली सिक्योरिटी अलायंसेस ही होते हैं, बाकी चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। ये जो मिलिट्री अलायंस होता है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, ये बुनियादी चीज होती है, इसी के ऊपर वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होता है। और जैसे नेटो है, नेटो का जो सिक्योरिटी अलायंस है उसी ने सारी चीजें तरतीब दी है ना, कहां पर जंग करनी है, किसकी हुकूमत को गिराना है। तो असल चीज ये होती है, बुनियाद ये होती है, बाकी फॉरेन पॉलिसी है, इकॉनमी है, बाकी चीजें वो इसके मुताबिक फिर शेप पाती हैं, लोगों की जिंदगियां उसके मुताबिक आगे बढ़ती हैं। तो ये चीज हमें वाज़ेह तौर पर इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। तो जब यूरोप बाकी तमाम रीजन्स के साथ डायरेक्टली इंगेज कर रहा है तो मिडिल ईस्ट की भी बात सुननी पड़ेगी ना। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो है ही मिडिल ईस्ट का। अगर मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाए तो उसका पहला अगर असर मिडिल ईस्ट के अलावा किसी रीजन पर पड़ेगा तो वो यूरोप है। यहां से जो माइग्रेशन होगी वो टुवर्ड्स साउथ एशिया नहीं होगी, वो यूरोप ही की तरफ होगी।
और पिछले 20 सालों में यूरोप ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि लोग यहां से उधर ही गए हैं। तो यूरोप ने एक तरफ ये माइग्रेशन रोकनी है, दूसरा जो मिलियंस की तादाद के अंदर यहां से और अफ्रीका से लोग गए हुए हैं उनको भी वापस भेजना है। तो जब यहां पर जंगें चल रही होंगी तो वो वापस कैसे भेजेंगे, उल्टा तो मजीद लोग जाएंगे। तो सबसे पहले तो उनको मिडिल ईस्ट की बात सुननी है, ये उनके लिए सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। आगाज हम करते हैं गजा से, और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक तो पिछले 24 घंटों में इजराइल को हिला के रखा है, दर्जनों उनके जख्मी हुए हैं और बड़ी तादाद के अंदर उनकी हलाकतें हुई हैं। और इसके बाद क्या हुआ है कि 20 महीने तकब्बुर के साथ और बेरहमी के साथ जेनोसाइड करने वाला ये वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू अब ये कहने लग गया है कि हमें बड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है गजा में। मुझे बताइए कि अब भी आप कहेंगे या दुनिया कहेगी कि वहां पर फलस्तीन हार गया है? मतलब फलस्तीन जीत चुका है। अगर कोई हार रहा है यहां पर तो इंसानियत हार रही है, दुनिया की सिक्योरिटी यहां पर हार रही है। तो नेतन्याहू कह रहा है कि बड़ी डिफिकल्टीज गजा में पेश आ रही हैं इन हलाकतों के बाद, उसका ये बयान आया है। अबू उबैदा की स्टेटमेंट जारी हुई है। अबू उबैदा ने कहा है, इजरायली सेटलर्स को भी मुखातिब किया और कहा है कि अगर सीज फायर नहीं होता तो हम इस सतह के मजीद कई ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं। ये जो 2 ऑपरेशन हुए ना, एक खान यूनिस के अंदर जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और एक जबालिया के अंदर, ये अनप्रेसिडेंटेड स्केल की जो कैपेबिलिटीज है उसका मुजाहरा है। और इस वक्त हमास 2 चीजें कर रही है, एक तरफ वो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एम्बुशेस इस्तेमाल कर रहे हैं। बस वो 2 ही चीजें कर रहे हैं इस वक्त। उनकी सबसे बड़ी ऑपरेशन टेक्निक यही है। तो अबू उबैदा ने अनाउंस किया कि इस तरह के मजीद बड़े ऑपरेशन जो है वो हम करने जा रहे हैं। हेडलाइंस देखिए, स्टोन्स ऑफ डेविड, ये फलस्तीन ने अपना नाम ऑपरेशन का रखा है। जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है ट्रंप के बाद, उसके जवाब में जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन किया है उसका नाम जो है स्टोन्स ऑफ डेविड रखा गया है। अबू उबैदा लाउड्स फ्राइडे एम्बुश। अबू उबैदा प्रेज्ड फ्राइडेज डेडली एम्बुश ऑन इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन खान यूनिस एज अ मॉडल ऑफ फ्यूचर रेजिस्टेंस। ये जो हमने खान यूनिस में और जबालिया में ऑपरेशन करके दिखाए हैं, ये हमारी फ्यूचर रेजिस्टेंस का एक मॉडल है, एक नमूना है जो हमने आपके सामने रख दिया है। आगे यही कुछ होने जा रहा है। वार्निंग दैट मोर इजरायली सोल्जर्स will return in coffin if war continues। मजीद इजरायली फौजी इसी उनके साथ यही होने जा रहा है अगर जंग जारी रहती है। The losses incurred by the occupation in Khan Yunis and Jabalia are an extension of the series of top tier operations। जो हमारे टॉप टियर ऑपरेशंस हैं ये उसका तसलसल है और ऐसे मजीद हम करने जा रहे हैं। और इजरायली मीडिया की बात सुनिए, हाउ इज अबू उबैदा स्टिल अलाइव। इजरायली मीडिया जो है वो अपने वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू से पूछ रहा है कि अबू उबैदा अभी तक अलाइव कैसे है। तो इनकी बेरहमी देखिए और इनकी शिकस्त देखिए, अपनी जुबान में कह रहे हैं ये अभी तक मतलब हमास के टॉप लीडर्स को निशाना नहीं बनाया जा सका और उसमें फेलियर हुआ है। और फिर साथ इजरायली आर्मी ने यह भी मान लिया है इन कल के हमलों के बाद से कि उनको शदीद फौजी कमी का भी सामना है। और मैंने आपको बताया कि जो दाइश इन्होंने दाखिल किए वो इनकी शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है, वो इनकी फतह का कोई सबूत नहीं है। दाइश को दाखिल कर दिया है। एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं, मिडिल ईस्ट के जबरदस्त एनालिस्ट हैं, उनका जरा एक एनालिसिस देखिए मौजूदा सूरत हाल पर। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है वो बार बार तकब्बुराना ये ऐलान कर रहा था कि लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री होगी, बट नाउ ही एडमिट्स, लेकिन अब वो ये कहने पर मजबूर हुआ है आफ्टर 20 months ऑफ एरोगेंस दैट द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, कि यहां तो बड़ी हमें मुश्किल पेश आ रही है। आफ्टर द एस्केलेशन ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स among his forces in special operation by the resistance। तो रेजिस्टेंस ने ये जो अब स्पेशल ऑपरेशंस किए हैं और फौजियों की हलाकतें बहुत बड़ी हैं, तो अब ये कहने पर मजबूर हुआ है। एंड यमनी मिसाइल्स फ्रॉम द एयर एंड गाजा एम्बुशेस ऑन द ग्राउंड। फिजाई जंग यमन लड़ रहा है और जमीनी जंग जो है वो इधर से फलस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ रही है। नेतन्याहू इज इन्वॉल्व्ड एंड ही विल ओनली बी डिसिप्लिन्ड बाय द रेजिस्टेंस। इसके जो तबीयत साफ करेगी या इसको अंजाम तक पहुंचाएगी वो रेजिस्टेंस है। एंड इट्स कनिंग इन यमन, गाजा, लेबनान एंड सून इन अरब सीरिया। ये मिडिल ईस्ट के एनालिस्ट हैं। सून इन अरब सीरिया जो है वो वहां से भी आप एक महाज खुलता हुआ देखेंगे। और जो यार गुलान है उसकी जरा स्टेटमेंट देखिए इजराइल के अंदर से। द इजरायली मिलिट्री लीडरशिप इज इन अ डिफिकल्ट पोजीशन फेसिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप। और इजरायली आर्मी कह रही है इजरायली मिलिट्री एडमिट्स मैन पावर शॉर्टेज। ये जनाब उनका। और आप जरा अंदाजा करें कि इनके जुल्म का आप अंदाजा करें। जंगें होती है ना कहीं कोई जाब्ता, कोई उसूल ये मद्देनजर रखा जाता है। कोई जितनी बड़ी दुश्मन नेशंस भी टकरा जाए ना, हॉस्पिटल्स को अमान हासिल होती है, इबादत गाहों को अमान हासिल होती है, ठीक है ना, बच्चों और औरतों को अमान हासिल होती है। ये होता है,
चाहे जितनी मर्जी ये जंगें लड़ी गई हैं, क्योंकि जंगें तो दुनिया में कभी भी नहीं रुकी, तो जंगें तो होती रही हैं, लेकिन फिर भी ये अब देख रहे यूक्रेन की जंग भी जारी, कितनी ब्रूटल वॉर है, लेकिन फिर भी कुछ उसूल ज़ाब्ते अभी भी वहां पर हैं। कैदियों का तबादला हो रहा है, कहीं पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बिंग नहीं हो रही। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, उसूल कुछ ना कुछ फिर भी उन्होंने रखे हुए हैं। हालांकि वो यूक्रेन वायलेट करता है, रशिया से उतनी वायलेशन नहीं होती, लेकिन ये तो कुछ और ही है। और मिडिल ईस्ट में इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है, यकीन करें मिडिल ईस्ट ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो यहां पर इस वक्त फलस्तीनी देख रहे हैं। ईद उल अजहा का पहला दिन गजा में, आज दूसरा दिन है। पहले दिन की क्या रिपोर्ट सामने आई है? 42 पैलेस्टीनियंस किल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद इन गाजा। ये जनाब फलस्तीनियों की ईद है। 42 जनाजे उन्होंने उठाए हैं, और ये वो हैं जिनकी बॉडीज उन्होंने रिकवर की होंगी। तो आज गजा में ईद का दूसरा दिन है, और जनूबी एशिया और दीगर मालिक में ईद का पहला दिन है। तो गजा में पहले दिन जब 42 शहादतें हुई हैं, और आज भी बमबारी वहां पर जारी है। नई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैसे डेलिबरेटली जो एड सेंटर्स हैं वहां पर अटैक्स किए गए। डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस डेलिबरेटली किल्ड वुंडेड एट जीएचएफ एड साइट्स। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट देखिए। गाजाज फूड क्वीज आर अ माउस ट्रैप। वो जो लंबी लंबी लाइनें हैं, असल में वो एक ट्रैप है फिलिस्तीनियों को मारने का। फिर एक और खबर आ रही है, यूएस वेज $500 मिलियन फॉर जीएचएफ अमिड एड कंट्रोवर्सी। अब इसको जो है वो $500 मिलियन है वो अमेरिका एड देने की सोच रहा है, लेकिन ऊपर से मतलब वो पता है कि वहां पर तो फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, और जो अमेरिकन फर्म थी वो भी इससे विड्रॉ कर गई है, तो अमेरिकी इंतजामिया जब इसको सोच रही है। बहरहाल अब ये वेस्टर्न मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर वहां पर फिलिस्तीनियों को मारा है। अब मुझे बताइए दुनिया में कौन ऐसा कर सकता है? पहले एड ना देना, फिर एड देकर उनको वहां पर बुलाकर एड ना फिर भी ना देना, बल्कि वहां पर उनको मार देना, उन भूखे फिलिस्तीनियों को वहां पर मार देना। इसके बाद इस रीजन में फूल उगेंगे, इस रीजन के अंदर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहेंगी, इस रीजन के अंदर अमन होगा। और वो जो इधर वाली स्टेट्स बैठी हुई हैं डिल्यूजन्स के अंदर कि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मरकज बनेंगे, यहां पर जनाब जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम टेक्नोलॉजिकल मरकज बनेंगे, इसके बाद ये बनेगा। तो ये स्ट्रेटेजिक डिल्यूजन है जिसका शिकार ये बाकी रियासतें होकर बैठी हुई हैं। ईरान ने ये कहा है कि उनके पास ये इंटेलिजेंस है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक होने जा रहा है, और तैयारी ये है कि किसी भी वक्त ये अटैक किया जा सकता है, और हम उसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर इंडिकेशंस of sabotage and hostile acts that led to nuclear contamination at sites in Iran। अब उन्होंने कहा है कि सबोटाज ऑपरेशंस हो सकते हैं, यानी एक तो है ना कि इधर से इजरायली अमेरिकी तैयारे आएंगे और वो बम गिराएंगे, वो नहीं, मतलब उसका भी खतरा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अब ये दूसरी चीज भी उन्होंने बताई है कि सबोटाज ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। एक तारीख है, इजराइल ने ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे अटैक्स किए हुए हैं, एग्रेशन किया हुआ है। ईरानी साइंटिस्ट को भी इस तरह से निशाना बनाया, जैसे इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, तो ऊपर से कुछ जहाज तो नहीं आया, अंदर ही से उसका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है और टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करके उसने इस्माइल हानिया को निशाना बनाया। तो इसी तरह एक सबोटाज ऑपरेशन, या यूक्रेन की तर्ज का कह लीजिए, या इसराइल ने जो पेजर्स अटैक किए लेबनान के अंदर, जो इंतहाई ब्रूटल था और तमाम जंग के तकाजों के खिलाफ और इंतहाई बेरहमी, और जब जो यूक्रेन ने किया, यानी इस तरह का कोई चीज, जरूरी नहीं कि तैयारे आए, ये इस तरह का अटैक भी किया जा सकता है। और दूसरी तरफ तल अवीव जो है वो हाई अलर्ट है कि वो हमला करने की तैयारी में है। तल अवीव इज ऑन हाई अलर्ट रिगार्डिंग द आउटकम आफ्टर द न्यूक्लियर निगोशिएशंस। अब वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इजरायली लॉबी है, वो एक ही बयान बना रहा है कि जी निगोशिएशंस फेल हो गए तो हम हमला कर देंगे। अब ये मुझे बताइए कौन सा उसूल है? मतलब इसका इख्तियार उनको किसने दिया है, या निगोशिएशंस को जंग के साथ ये कैसे, उनको किसने इख्तियार दिया कि वो जोड़ दें कि निगोशिएशन फेल होगा? और निगोशिएशंस भी क्या हैं, उसमें भी इजरायली लॉबी वो डिमांड शामिल करवा रही है कि निगोशिएशंस कामयाबी ना हो, सरेंडर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ईरान से, और फिर साथ ये बयानिया बार बार बनाया जा रहा है कि देखो हम तो निगोशिएशंस की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अगर निगोशिएशन फेल हो गए तो देखो ईरान न्यूक्लियर बनाने के करीब है तो हमें हमला करना होगा, ये तैयारी। और कल टकर कार्सन ने यही बात की कि ट्रंप इंतजामिया जो है ज़ायनिस्टों से भरी हुई है और वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया जो है, जहां पर अहमद अल शरा मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं इसराइल की, और तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं, और उसको अपना इत्तेहादी भी डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इजराइल उधर कोई रहम नहीं खा रहा, शाम के लोगों के ऊपर बमबारी भी कर रहा है, और अभी इसकी जमीनी फौज भी आगे एक्सपैंड की है। और एक जबरदस्त आर्टिकल आया है सामने कि कैसे CIA और MI6 ने ये जो अहमद अल शरा साहब हैं, जो कि अलकायदा और नुसरा फ्रंट के थे, और इनको कैसे रीब्रांड करके
वो लेकर आए हैं। आज जबरदस्त रिपोर्ट आई है। इजराइल स्टॉर्म्स क्विंत्रा अमिड टेंशंस नियर ऑक्युपाइड सीरियन गुलाम। अब वो इनकी फौजियां आगे मजीद इन्होंने किया है। हाउ MI6 हेल्प्ड HTS सीज सीरिया। जबरदस्त ये रिपोर्ट है। और आगे वो लिखते हैं कि यूके की एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से एक NGO है, उसके जो सरबराह हैं और फिर एक एक्स US एम्बेसडर हैं रॉबर्ट फोर्ड, टू हेल्प रीब्रांड सीरियाज अल-कायदा लिंक्ड HTS। इन्होंने कैसे HTS को रीब्रांड किया, और ये HTS जो है वो अल-कायदा के साथ, जिसके ऊपर वॉर ऑन टेरर शुरू की अमेरिका ने, उस अल-कायदा के साथ लिंक थी ये HTS, और ये दाइश के अंदर भी रहे हैं अहमद अल-शरा साहब। इनटू लेजिटिमेट रूलर्स, ये बरतानिया से आज रिपोर्ट आई है कि MI6 फिर अमेरिका CIA कैसे शामिल थे कि वो जो ये अलकायदा की तंजीमें थी उसमें अहमद अल-शरा को और HTS को कैसे लेजिटिमेट रूलर ऑफ सीरिया के अंदर उन्होंने रीब्रांड करके पेश किया। अब आप देखें ना कि जो ही गिरा है, पिछली रजीम गिरी है, तो अचानक से क्या पोर्ट्रे किया गया। अमेरिका ने भी कहा कि जुल्म का खात्मा हो गया, इजराइल ने भी कहा कि कितना अच्छा टाइम है, और उसके बाद बमबारी शुरू कर दी, और फिर अचानक से पेंट कोट पहनकर अहमद अल-शरा साहब भी आ गए। एक्सपोजिंग द कोवर्ट वेस्टर्न रिजीम चेंज ऑपरेशंस, कैसे खुफिया तौर पर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये शाम के अंदर ये सारा खेल रचाया, दैट लेड टू HTS रूलिंग सीरिया टुडे विद वेस्टर्न सपोर्ट। अब देखें ना कि यहां पर तालिबान भी तो आए हैं, उसको तो वेस्ट ने कोई सपोर्ट नहीं दी। वो सीरिया की इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना कि जी देखें हम लोगों को गुर्बत से निकालना चाहते हैं, स्टेबलाइजेशन कितनी अच्छी चीज होती है, अमन कितना अच्छा चीज होती है। तो तालिबान और अफगानिस्तान में भी अमन क्या बुरी चीज है, तो यहां पर भी सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये आज रिपोर्ट वहां से आई है, और इसलिए ये एक ग्लोबल ताकतों का खेल था, और इसको जो उस वक्त एक रेवोल्यूशन का नाम दे रहे थे कि देखो जुल्म का खात्मा हो गया, उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि बशार अल-असद से किसी को हमदर्दी नहीं है, लेकिन आप जिनको लेकर आ रहे हैं, और आप देखें कि अभी तक सीरिया में और इजराइल को बमबारी का मौका मिला, ठीक है। बहरहाल ये एक तलख तारीख है। और सीरिया के अंदर एक और इकदाम हुआ है, सीरिया से एक फतवा जारी करवाया गया है, और उस फतवे में कहा गया है कि लोग जो है वो रिटेलिएट ना करें, रिटेलिएशन नहीं करनी, ये फतवा जारी करवाया गया है। इसको जो अमेरिकी इन्वॉय फॉर सीरिया हैं, जो कि टर्की में एम्बेसडर हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की है कि क्या जबरदस्त फतवा दिया है। हालांकि ईरान का भी फतवा मौजूद है, सुप्रीम लीडर का फतवा मौजूद है, और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बनाना हम जायज ही नहीं समझते। उसको ना ये तारीफ करते हैं और ना उसको मानते हैं, लेकिन इस फतवे की तारीफ कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि नो रिटेलिएशन। तो जहां पर जो चीज इनको सूट करती है उसको ये अपना लेते हैं। फ्रांस में जो पोर्ट से असलहा आया, और बल्कि नहीं आने दिया गया, और लेकिन एक्सपोज हो गया, तो वहां पर अब फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस को स्टेटमेंट जारी करना पड़ी है। जरा स्टेटमेंट देखिए। आवर पोजीशन इज क्लियर, नो वेपन्स विल बी सोल्ड टू इजराइल एज इट इज अ मेजर कंपटीटर टू फ्रेंच इंडस्ट्रीज। आर्म्ड फोर्सेस कह रही हैं कि हमारी पोजीशन क्लियर है कि इजराइल को कोई असलहा सेल नहीं होना चाहिए। यह देखना कि पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं, आर्म्ड फोर्सेस से स्टेटमेंट जारी करवाना पड़ गई। तो ये चूंकि वहां पर वो एक्सपोज हुए हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने उसकी जो फैकल्टी है उसने ट्रंप के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया। अब जो हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, देखिए जब अमेरिका और यूरोप का फड्डा शुरू हुआ है ट्रंप के आने के बाद, तो हमने एक चीज आपके सामने रखी थी कि अब यूरोप जो है उसकी मजबूरी है कि वो अपने फैसले करेगा, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि इंडिपेंडेंटली अपनी नई फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। और यही वो बड़ी इंपैक्टफुल चीज होगी कि इजराइल की बदमाशी को खत्म करने के लिए, क्योंकि जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, नए तरह से नेशनल इंटरेस्ट को तरतीब देना है, मिडिल ईस्ट से आकर बात करनी है, तो उसमें वो बदमाशी नहीं चलेगी। ठीक है, ये वो चीज अब हम होते हुए देख रहे हैं। और यूरोपियन जो है वो अब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी तमाम मालिक से जा जाकर बात कर रहे हैं। यूरोपियन जो है वो आ रहे हैं जापान, एक तो यूरोपियन जो है वो चाइना भी आ रहे हैं, जो 50 साल पूरे हो रहे हैं इनके अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को, तो वो तो एक बात चल रही है। लेकिन चाइना से भी मामला तय नहीं हो रहे हैं। चाइना ख्वाहिशमंद है कि यूरोप के साथ मामला अच्छे हो जाएं, लेकिन अभी तक वो मामला तय नहीं है। जापान आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन लीडर्स। द यूरोपीय यूनियन विल होल्ड अ समिट विद जापान इन जुलाई टू स्ट्रेंथन अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, नॉट इकोनॉमिक। ये बहुत फंडामेंटल चेंज है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और जापान तो टोटली कंट्रोल ही अमेरिका के है, अमेरिका की फौज वहां पर बैठी हुई है, तो कौन सा सिक्योरिटी एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं? एज पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइंग पार्टनरशिप, नॉट इकोनॉमिक, सिक्योरिटी पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन इज सीकिंग a partnership with Canada, 100
एंड 50 बिलियन यूरोस फंड टू डेवलप द डिफेंस इंडस्ट्री। बहुत बड़ा चेंज है। अमेरिका प्रोटेक्ट करता है वेस्ट को, कनाडा को, मैक्सिको को, यूरोप को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को। अब वो अपनी खुद उन्होंने सिक्योरिटी वो देख रहे हैं। और कनाडा, यूरोपीय यूनियन 150 बिलियन यूरोस, यूरोपीय यूनियन अपना बजट लेकर आ रही है। नेटो ने सबसे बड़ा आर्मामेंट प्रोग्राम जो है वो आफ्टर कोल्ड वॉर वो अनाउंस कर दिया है। जापान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो रहा है, हो सकता है वो साउथ कोरिया के साथ भी करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है, और गल्फ के साथ भी उनके ताल्लुकात चल रहे हैं। जैसे बरतानिया, फ्रांस और इटली के जो सरबराहान है वो सऊदी अरेबिया का दौरा करके गए हैं। और ब्लूमबर्ग ये लिख रहा है कि यूरोपीय यूनियन जो है ये अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है विद G7 एलाइज, और G7 में जापान है और कनाडा है, बाकी तो फिर यूरोपियंस हैं और एक अमेरिका है। आफ्टर ट्रंप स्केल्ड बैक हिज कमिटमेंट टू द कॉन्टिनेंट सिक्योरिटी, जब अमेरिका पीछे हट गया है कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी से, तो अब वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। खास तौर पर सबसे पहले G7 कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये बरह रास्त असरअंदाज होगा। दुनिया इस अंदाज से तब्दील हो रही है और इजराइल डोमिनेंस चाहता है औरतों और बच्चों को मारकर, जो कि इस तरह से नहीं हो सकेगी। एक ना एक दिन आकर आने वाले महीनों में आखिरकार यूरोपीय यूनियन को पीछे हटना पड़ेगा इजराइल से, ठीक है ना। मिडल ईस्ट आना है, उनसे बात करनी है, और मिडल ईस्ट की जंग यूरोप को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। मिडल ईस्ट से उनको एनर्जी चाहिए, मिडल ईस्ट में उनको स्टेबिलिटी सूट करती है। ये जंगें तो एक रेफ्यूजीज का और तूफान लेकर आएंगी जो यूरोप के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग साबित होगा। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।